नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टर्स ने कंगाल बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बापू ने कही है। आज हम जानेंगे कि हिंद स्वराज में बापू ने ट्रेन्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स को हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन्स की। बापू ने हिंद स्वराज में सभी चीजों के लिए अलग अलग तर्क दिए हैं। ट्रेन्स के बारे में तर्क देते हुए वो कहते हैं कि ट्रेन्स के कारण महामारी फैलती है। इस बात को समझाते हुए वो कहते हैं कि पहले हम एक सेग्रीगेशन में रहते थे, अपने आप से, आज के अगर लैंग्वेज में बोले तो एक कंटेनमेंट में रहते थे, एक हदबंदी में रहते थे, जिससे हम किसी गांव या शहर के अंदर ही सीमित रहते थे। हमारी यात्राएं बहुत धीमी होती थी और हम बहुत जल्दी किसी दूसरे शहर में नहीं जाते थे। तो अगर मान लीजिए कोई संक्रामक रोग फैलता है आपके शहर में, तो वो बहुत तेजी से दूसरे शहर में नहीं पहुंचता था। लेकिन ट्रेन्स के आने से हमारी यात्रा की रफ्तार बहुत तेज हुई। तो इस तरह से संक्रामक रोग की स्थिति में बहुत तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे ट्रेन्स के माध्यम से, तो संक्रामक रोग भी बहुत तेजी से फैलने लगा और महामारी का रूप लेने लगा। तो इस तरह से महामारी फैलने का बहुत बड़ा कारण उन्होंने ट्रेन्स को बताया है। ट्रेन्स को लेकर दूसरा तर्क देते हुए बापू कहते हैं कि इससे अकाल की स्थिति पैदा होती है। कैसे? उन्होंने बताया है कि मान लीजिए कहीं पर एक खाद्यान्न को लेकर बहुत महंगाई है, मतलब वहां पर उसकी बहुत अधिक मांग है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खाद्यान्न ले जाकर बेचना चाहेंगे और ट्रेन्स के माध्यम से ये चीज बहुत तेजी से होती है। तो होगा क्या कि आप जहां से खाद्यान्न को लेकर जा रहे हैं वहां पर इसकी कमी आ जाएगी और इस तरह से वहां पर अकाल की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ट्रेन्स के लिए तीसरा तर्क बापू देते हैं कि ट्रेन से दुष्टता या बुराई फैलती है। इसके लिए वो समझाते हैं कि बुरे लोग अपना काम बहुत तेजी से करते हैं ट्रेन्स के माध्यम से, क्योंकि अच्छे लोगों में ये बात नहीं होती। वो अपना काम धीमे से करना चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छाई धीमे धीमे फैलती है, उसको बहुत तीव्रता की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ गलत लोग जल्दी से अपना काम निपटाना चाहते हैं क्योंकि उनकी गलती छिप सके। तो बुरे लोग अपना काम बहुत तेजी से ट्रेन्स के कारण कर पा रहे हैं। इसको समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि हमारे देश के जो तीर्थ स्थल हैं वो या पवित्र स्थल हैं वो धीरे धीरे अपवित्र होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले कोई अगर तीर्थ जाता था, यानी कि पवित्र स्थल जाता था, तो उसके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती थी और वो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता था। लंबी यात्राएं, कठिन यात्राएं करते थे, क्योंकि उनके अंदर भगवान की शरण में जाने की एक इच्छा होती थी। वहीं दूसरी तरफ जब यही यात्राएं जब बहुत तेजी से होने लगी ट्रेन्स के माध्यम से, तो लोगों के अंदर वो कष्ट सहने की क्षमता खत्म हो गई और लोग तीर्थ स्थल में भगवान की शरण में जाने की बजाय पिकनिक स्थलों की तरह जाने लगे, पर्यटन स्थलों की तरह जाने लगे। तो इस तरह से जो हमारे पवित्र स्थल थे वो अपवित्र होने लगे, क्योंकि अब वहां केवल तीर्थयात्री ही नहीं जा रहे थे, ठग जा रहे हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं जो कि वहां पे जाके गलत काम भी करना चाहते हैं, गलत लाभ भी उठाना चाहते हैं। तो वो ये कर सकते हैं क्योंकि ट्रेन के माध्यम से उनका जाना आसान हो गया, उनको कठिनाई नहीं सहनी पड़ रही है और वो बड़े आसानी से वहां पे जा पा रहे हैं। तो इस तरह से पवित्र स्थलों को अपवित्र करने में ट्रेन्स ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और इस बात को कहते हुए बापू ये सिद्ध कर रहे हैं कि दुष्टता जो है वो ट्रेन्स के कारण फैलती है। अब उनके सामने एक तर्क आया कि ट्रेन्स ने कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ के रखा है, मतलब देश को एक राष्ट्र बनाने में ट्रेन्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तर्क को भी बापू बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि हमारा देश हमेशा से राष्ट्र था, उसको किसी ने राष्ट्र बनाया नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विविधताएं थी लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र हैं। तो बल्कि ये कहते हैं कि हमें ट्रेन्स ने ये बताया कि हम अलग अलग हैं, क्योंकि जब हम एक शहर से दूसरे शहर इतने जल्दी गए, हमने वहाँ का रहन सहन देखा और हमारे यहाँ अलग रहन सहन था, तो हमें लगा कि नहीं, हम बहुत अलग अलग हैं। तो एक तरह से पहले उन्होंने ट्रेन्स ने हमें विविधता बताई और फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी विविधता को मिटाई, मतलब हमें ये भ्रम दिया कि हम एक राष्ट्र हैं, क्योंकि एक कनेक्टिविटी बन गई। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत बापू इसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि पहले जब हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हम जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के किसी शहर में यात्रा करते थे, तो हम एक एक गांव
को पार करते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि लोग एक गांव में ठहरते थे, फिर दूसरे गांव में ठहरते थे, एक दूसरे शहर में ठहरते थे, तो वो वहाँ के लोगों से मिलते थे, बात करते थे, वहाँ रहते थे। तो इस तरह से वहाँ की भाषा को समझते थे, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान और कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति को अपने में अडॉप्ट करते थे। तो हम इस तरह से जब चलते थे, यात्राएं करते थे, तो हम एक दूसरे को अपने आप अडॉप्ट करते जाते थे और हमें एक रूपता लगने लगती थी, पूरा राष्ट्र हमारा बनता था। तो सच्ची राष्ट्रीयता से कहीं ना कहीं हमें ट्रेन्स ने दूर किया। इस बात को तो आप आज भी महसूस करेंगे कि जब एक आप हवाई यात्रा करते हैं या ट्रेन के माध्यम से तीव्रता से किसी दूसरे प्रदेश के किसी शहर में जाते हैं और वहाँ जाके उसी तीव्रता से वापस आ जाते हैं, तो क्या वाकई में आपके अंदर कोई बदलाव आता है? उस शहर को लेके, वहाँ के कल्चर को लेके क्या कुछ आपके अंदर जीवित हो पाता है? आपके अंदर कोई अनुभव जीवित हो पाता है? शायद नहीं, क्योंकि उतना समय ही आपको नहीं मिल पा रहा है कि आप उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर सकें, अपने अंदर कहीं ला सकें। तो ये बात बापू की बहुत हद तक सही है कि एक राष्ट्रीयता को इससे ठेस पहुंची, ना कि इससे उसको लाभ मिला। अगली बात जो उन्होंने कही है हिंद स्वराज में देश की बर्बादी के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया है, वो है वकील। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो खुद बैरिस्टर थे, खुद उन्होंने वकालत पढ़ी थी, लेकिन वो वकीलों को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन उनका अपना एक तर्क है। उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो वो शायद बहुत आसानी से सुलझ सकता है अगर उनके बीच में वकालत ना आए, क्योंकि वकालत का आधार ही यही है कि वो झगड़ों को लंबा करेगी, क्योंकि वो एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, एक धंधा है जिसमें लाभ कमाने के लिए उस केस को लंबा खींचना ही होगा। तो इस तरह से बापू कहते हैं कि आप जब वकील को या वकालत को अपने झगड़े के बीच में आने देते हैं तो आप अपने झगड़े को लंबा कर रहे हैं। और एक और वो तर्क देते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। जब दो लोगों का झगड़ा आपस में नहीं सुलझता तो कोई और उन पर शासन कर सकता है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को उदाहरण दिया है कि हम जब आपस में लड़े तो हमने अपने झगड़े खुद नहीं सुलझाए, बल्कि हम अपने झगड़ों को लेकर अंग्रेजों के पास गए तो उन्होंने हम पर शासन किया। ये बात आज भी सच है कि हम सामाजिक तौर पर घर में, परिवार में अगर एक दूसरे के झगड़ों को नहीं सुलझाते तो हम अपने अधिकार वकीलों को और फिर शासन को इनको देते हैं, जिससे कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पावर है, एक शक्ति है जिसके थ्रू वो आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपका झगड़ा नहीं सुलझेगा तो वो आपका झगड़ा सुलझाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो निर्णायक बन जाएंगे और आप उन पर निर्भर होते चले जाएंगे। तो ये बात भी उनकी बहुत हद तक ठीक है। देश की बर्बादी के लिए अगला जिम्मेदार जो उन्होंने ठहराया वो है डॉक्टर्स। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान कहते हैं, आज भी मतलब कहते हैं, तो उनको कोई कैसे गलत कह सकता है। लेकिन इसके लिए भी उनका जो तर्क है, पहले उस पर हम बात करें कि हिंद स्वराज में उन्होंने जो तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों है। हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है रोग दूर करने के लिए, लेकिन रोग होते क्यों हैं? तो आपने भी कई शोध में भी पढ़ा होगा, कई रिसर्चेस ऐसी आती हैं जिनमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हमारे ज़्यादातर जो रोग हैं वो हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन को जीने के तरीके से जुड़े हुए हैं। इसको बहुत ही सरल तरीके से गांधी समझाते हैं कि वो कहते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ गलत खा लिया तो आपका पेट खराब हो जाएगा। जब आपका पेट खराब होगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको एक दवा दे देगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आप भूल जाएंगे और फिर से वही गलत चीज़ खाएंगे और आप फिर से पेट खराब कर लेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और ये चलता ही जाएगा। इसके विपरीत बापू कहते हैं कि अगर मान लीजिए डॉक्टर वहाँ नहीं है तो कुदरती तौर पर आपका पेट ठीक होगा और आपका शरीर और आप ये जान जाएंगे कि ये चीज़ हमारे शरीर के लिए गलत है और शायद आप उस व्यसन से, उस गलत चीज़ से दूर हो जाएंगे। वो यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से हम डॉक्टर्स ने हमें एक सॉल्यूशन दे के कहीं ना कहीं ये मौका दे दिया कि हम गलतियां करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स को बर्बादी का कारण बताया, क्योंकि हम अब हमारा खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम डॉक्टर्स पर डिपेंड हो गए हैं और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक बिजनेस है और वो उनका एक लाभ उससे जुड़ा हुआ है, तो वो इसका लाभ उठाते चले जाते हैं डॉक्टर्स और अस्पताल। ये बात आप आज भी देखते हो कि बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो इस बात पर डॉक्टर्स का निर्भर है कि वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके आपसे बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। तो इन तीनों ही बातों में
अब आपको लगेगा कि बहुत ही विरोधाभासी बातें हैं, ऐसा कहीं नहीं होता, मतलब बहुत ही अजीब सी बातें बापू ने कही हैं। लेकिन अगर आप हिंद स्वराज के मूल को समझेंगे, उनकी पुस्तक हिंद स्वराज में जब 1909 में उन्होंने लिखी है तो उसका मूल समझेंगे, तो एक तो है कि हिंद स्वराज वो का मतलब कि वो देश को स्वराज देना चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं हमेशा ये कोशिश रही है उनकी हमेशा कि वो पहले आपके स्वराज की बात करते हैं, मतलब आपकी अपनी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। जो इंसान स्वयं को नहीं जीत सकता वो देश को कैसे जिताएगा, ये उनका कहीं ना कहीं ध्येय रहा है हमेशा। तो हिंद स्वराज में भी उन्होंने ये जैसे तीनों तर्क दिए हैं, इसमें भी वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि आप स्वयं को जीतें। जैसे पहली बात ट्रेन्स की बात करें तो ट्रेन्स में वो समझाते हुए ये हमें ट्रेन्स को गलत ठहराते हुए वो हमको ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों ट्रेन्स पर डिपेंडेंट हैं, आप स्वयं चलें, अपनी लिमिट में अपने दायरे में रहकर देश सेवा करें, लोगों की सेवा करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर तक जाएं, लेकिन अगर अपने एरिया में रहकर भी आप सेवा कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। तो अच्छाई को अपने एरिया में फैलाएं, फिर वो अपने एरिया से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से आप उस पर डिपेंड ना रहें, उसके कारण आपके अंदर जो गलत चीज़ें आएंगी उनसे आप बचे रहेंगे। जैसे कि उन्होंने महामारी का या संक्रामक रोगों का उदाहरण दिया, बुराई को फैलने का उदाहरण दिया। तो इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे और आप अपने क्षेत्र को और ज़्यादा समय दे पाएंगे और उसमें अच्छे परिवर्तन ला पाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही वकील, वो तो बहुत ही स्पष्ट है कि आप अपने झगड़े खुद सुलझाएं, मतलब स्वराज खुद झगड़े अपने सुलझाएं, स्वयं पर कंट्रोल करें कि झगड़ा ना हो, अगर हो भी गया है तो उसको स्वयं सुलझाएं, तो आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा बहुत ही साफ साफ कि आप अपना ध्यान खुद रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान खुद रखें, अपने शरीर का ध्यान खुद रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान खुद रखेंगे तो आपको कभी भी डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से बापू ने इन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं गलत कह के ये बताने की कोशिश की है कि ये गलत हो ना हो, लेकिन इन पर आपकी डिपेंडेंसी ज़रूर गलत है, तो उसको छोड़ें और स्वयं का स्वराज लाएं, पहले खुद पर शासन करें। यही एक माध्यम कल को बनेगा कि आप हिंद स्वराज यानी देश को स्वराज दे पाएंगे। इस बात को हम आज के उसमें देखें तो बिल्कुल सच है कि हम अगर आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम होगी, हमारी अलग अलग लोगों पर डिपेंडेंसी कम होगी, हमारी शासन पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो हम कहीं ना कहीं अपने को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बना पाएंगे और अपना ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, अपने आसपास का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, अपने समाज का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे और इस तरह से हम अपने देश का भी ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। तो आज हमने बापू की पुस्तक हिंद स्वराज के एक हिस्से की बात की जिसमें उन्होंने देश की दुर्दशा के लिए 3 फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया और इस तरह से वो कहीं ना कहीं हमें संदेश दे रहे हैं कि हम अपने पे शासन करें, इन लोगों पर डिपेंड ना हो। तो अगर हम खुद पर शासन करना सीख जाएंगे, अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे, तो अपने आप ही हमारी ऊर्जा जो है वो स्वयं पर खर्च होगी, अपने परिवार पर, अपने समाज पर और अपने देश के लिए खर्च होगी। तो उससे पूरे देश को, समाज को और हमें लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपको इसमें कुछ बातें गलत लगी हों, विरोधाभासी लगी हों, तो आप उससे भी मुझे अवगत कराइएगा, जिससे कि हम अगले वीडियोज़ में उन पर बात कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।